विजय थलापति जो अपना पार्टी है TVK, इन्होंने ये पार्टी लॉन्च किया था आपको फरवरी 2024 में। पहली बार इलेक्शन लड़ रही है पार्टी 2026 में। आप अक्सर देखते होंगे सोशल मीडिया में विजय थलापति इलेक्शन की रैली में लगे हुए हैं। वो हमेशा अपनी रैली में बताते हैं हमारा जो पार्टी है वो 5 इंसान के आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। पहला वो नाम लेते हैं पेरियार का, फिर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, के कामराज का नाम लेते हैं, रानी वेलु नाचियार का नाम लेते हैं, अंजलाई अम्माल का नाम लेते हैं। तो ये पेरियार के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। ये पेरियार कौन थे, इनका क्या योगदान था, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले पेरियार ये एक नाम नहीं है, ये एक टाइटल है। पेरियार का असल नाम पेरियार नहीं था। पेरियार का असल नाम था E.V. रामास्वामी, मतलब इरोड वेंकटा रामास्वामी। लोगों ने इसे टाइटल दिया पेरियार का। पेरियार का मतलब होता है, पेरियार एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है महान व्यक्ति, रिस्पेक्टेड लीडर। कैसे E.V. रामास्वामी को पेरियार का टाइटल मिला, उसके जर्नी के बारे में बात करते हैं। पुराने जमाने में लोग अक्सर धार्मिक हुआ करते थे, लेकिन पेरियार जो थे ये एथिस्ट थे। इनका एथिस्ट बनने के पीछे भी एक कहानी है। पेरियार ऐसा नहीं कि वो बचपन से ही एथिस्ट है, बचपन में वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, उनके घरों में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता था, लेकिन वो एथिस्ट कैसे बने इसके पीछे एक रोचक कहानी है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। 1930 के आसपास लोगों ने इसे ये टाइटल दिया था पेरियार। किनको? E.V. रामास्वामी को। ये बहुत ही उस समय के महान लीडरों में से एक थे। लोग इन्हें ग्रेट लीडर मानते थे और रिस्पेक्ट देने के लिए इनके नाम के आगे एक टाइटल लगा दिया पेरियार। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु में हुआ था। उस टाइम पे ब्रिटिश की हुकूमत थी और हिंदुस्तान को मुख्यतः 3 रेजिडेंसी में डिवाइड कर दिया गया था। एक था कलकत्ता रेजिडेंसी, जिसको हम लोग अब कोलकाता बोलते हैं, एक था बॉम्बे रेजिडेंसी, जिसको अब हम लोग मुंबई बोलते हैं, और एक था मद्रास रेजिडेंसी। इन्हीं मद्रास रेजिडेंसी में पेरियार का जन्म हुआ था। एक्चुअली उस टाइम रेजिडेंसी उन इलाकों को बोलते थे जहां से ब्रिटिश पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करते थे, है ना, हुकूमत को कंट्रोल करते थे। इनके पिताजी का नाम वेंकटप्पा नायकर था। इनकी 2 शादी हुई थी। इनकी पहली शादी 19 साल की उम्र में नगम माई से हुई, और फिर दूसरी शादी जब ये 69 ईयर के थे, यानी कि 1948 में इनकी दूसरी शादी हुई मानी अम्माई से। एक्चुअली इनकी पहली पत्नी जो थी नगम माई, वो 1933 में उनका डेथ हो गया। पेरियार सत्याग्रह आंदोलन वगैरह करते रहते थे, उनमें इनकी पहली बीवी का बहुत ज़्यादा योगदान था। वो हमेशा इसमें उसका सपोर्ट करती थी। जैसे एक सत्याग्रह चला था वैकोम सत्याग्रह, तो वैकोम सत्याग्रह में इनकी पहली पत्नी जो थी बहुत ज़्यादा इनका हेल्प किया, इनके साथ रहे, इनके साथ इवन जेल भी गए। आगे हम बात करेंगे वैकोम सत्याग्रह क्या है। और इनकी दूसरी वाइफ जो थी, ये जो भी आंदोलन वगैरह करते थे, इनमें इनकी दूसरी जो वाइफ थी वो भी भाग लेती थी। फिर बाद में उनसे इनकी शादी भी हुई। वो भी सारे एक्टिविटी में, सारे आंदोलन में इनका साथ देती थी। जैसे कि एक आंदोलन हुआ था उस समय द्रविडियन मूवमेंट, तो इसमें उसकी दूसरी पत्नी ने काफ़ी साथ दिया। इवन पेरियार के डेथ के बाद ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा उनकी दूसरी पत्नी की वजह से। जब इनकी दूसरी शादी हुई तो पेरियार काफ़ी एजेड थे, ये तकरीबन 69 साल के थे। तो इनके शादी का काफ़ी विरोध हुआ, क्योंकि पेरियार और उनकी दूसरी पत्नी के बीच एज गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। लोगों ने काफ़ी विरोध किया, बताया कि ये अनयूजुअल मैरिज है। लेकिन फिर इनके जो समर्थक थे, जो इनको फॉलो करते थे, इन्होंने इस शादी का समर्थन किया। अगर इनके एजुकेशन की बात करें तो ये 5 साल तक स्कूल गए, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया और अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा। ऐसा कहा जाता है जब ये छोटे थे तो इनके घर काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ होता था, और इसमें पेरियार जो है बहुत सच्चे मन से, लगन से इसमें भाग लेते थे, सारे पूजा पाठ में शामिल रहते थे। लेकिन जब धीरे धीरे पेरियार बड़े हुए तो इन्होंने धर्म के बारे में थोड़ा डीप में सोचने लगा। तो जब इन्होंने धर्म के बारे में डीप में सोचने लगा तो इसको ऐसा लगने लगा कि बहुत से लोग हैं जो नॉर्मल लोग हैं, इनके साथ तो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास हो रहा है। तब जाके इसे ये एहसास हुआ कि धर्म में तो बहुत सारी खामियां हैं। रिलीजन के नाम पे यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो भोले भाले लोग हैं उन्हें धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। पेरियार ऐसा सोचने लगे, जो लोग धर्म को मानते हैं वो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। लेकिन वो उस टाइम कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि वो काफ़ी छोटे थे। लेकिन हाँ, वो धर्म को लेके बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचा करते थे ना। जब बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचते थे तो उनके दिमाग में ये सब ख्याल आता था कि धर्म में बहुत सारी खामियां हैं, इसमें जो भोले वाले लोग हैं इनके साथ तो इनको तो दबाया जा रहा है। लेकिन वो कुछ बोलते नहीं
क्योंकि उस समय धर्म के खिलाफ बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था, क्योंकि लोग उसमें उतने एथिस्ट होते भी नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं थे उस टाइम, और वो अगर कुछ बोलते भी धर्म के खिलाफ तो उनका बहुत ज़्यादा विरोध होता। एक घटना जो पेरियार को एथिस्ट की ओर थोड़ा थोड़ा ले जाने लगा, ये घटना है 1904 का वाराणसी का घटना है, जिसको कि देवों की नगरी कहा जाता है, भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पेरियार एक टेम्पल है, शिवा टेम्पल। वाराणसी जिसे देवों की नगरी कहा जाता है, भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है इसे। तो पेरियार काशी विश्वनाथ टेम्पल, शिव भगवान का टेम्पल है। तो यहाँ पे एक है पूजा पाठ करने, ये तो आए थे तमिलनाडु से। एक घटना जो पेरियार को थोड़ा थोड़ा एथिस्ट की ओर लेके गया, वो घटना है 1904 की। पेरियार तमिलनाडु से वाराणसी आते हैं, काशी विश्वनाथ टेम्पल, शिव भगवान का ये टेम्पल है। तो यहाँ पे इन्होंने पूजा पाठ किया और यहाँ पे भंडारा हो रहा था। यहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ किया और उस समय कास्ट सिस्टम जो है वो चरम पे था। लोगों को भूख लगती तो लोग भंडारा में जाके खाते थे। पेरियार को भी भूख लगी तो वो भंडारा में जाने लगे, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन था। भंडारा में लोकल जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के, वो भंडारा में खा सकते हैं, लेकिन जो बाहर के हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही खा सकते हैं। मतलब अगर कोई लोअर कास्ट का है, वो वाराणसी के बाहर का है ना, तो उसको भंडारा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो ब्राह्मण है तो उन्हें भंडारा मिलेगा। और पेरियार निकले बैकवर्ड कास्ट के, अब इन्हें खाने को मिला नहीं, तो अब ये करे तो करे क्या करे, भूख लगी थी, इनके पास पैसे भी नहीं थे, ये एक एक्टिविस्ट थे तो पैसा वैसा साथ में रहता नहीं था। अब ये करे तो करे क्या, भूख भी लगी है। तो इन्होंने अपना वेशभूषा बदल के ब्राह्मण का भेष धारण करके इन्होंने ट्राई किया कि भंडारा में एंट्री मिले और वहाँ में पेट भर के खा लूँ। लेकिन वहाँ पर जो गेट कीपर था तो उन्होंने इसे पहचान लिया, क्योंकि इसके मुँह बड़े बड़े थे। बोले कि आप ब्राह्मण तो हो नहीं, तो इनको धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया गया। तो फाइनली वो खाना खाए जो लोगों का जूठा खाना जो बाहर पड़ा हुआ था, तो वो खाना खा के इन्होंने अपना पेट भरा। इस घटना के बाद उन्होंने ये ठान लिया कि अब से हमको सिर्फ उन्हीं के लिए लड़ना है जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, जिनके साथ भेदभाव होता है, जिनको समाज ने हाशिए पे लाके रख दिया है, बस मुझे इन्हीं के लिए लड़ना है। और तब से इनका क्रांति, इनका रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तब से अलग अलग मूवमेंट करने लगे, तब से उन लोगों के लिए लड़ने लगे, है ना, उन छोटी जातियों के लिए लड़ने लगे जिनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। और फिर धीरे धीरे ये एथिस्ट की ओर जाने लगे, धर्म से इनका दूरी बढ़ता गया और ये पॉलिटिक्स में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। 1919 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आ गए। लेटर ऑन ही इलेक्टेड एज अ हेड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। ये गांधी जी को भी फॉलो करते थे। गांधी जी द्वारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, इनको उन्होंने 1922 में ज्वाइन भी किया। छोटी जातियों को इंसाफ दिलाने की वो इन्होंने जारी रखा है। ये पेरियार का मानना था कोई भी अछूत नहीं है, नेचर ने सबको बराबर बनाया है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब बराबर हैं। ये इनका आइडियोलॉजी था। जब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया तो ये पेरियार जो है, ये छोटी जातियों के लिए जिसे हाशिए पे रखा जाता था, तो इनको लेके जब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया तो इनका जो डिमांड था, वो चाहते थे जो छोटी जाति के लोग हैं इन्हें रिजर्वेशन मिले। लेकिन ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लीडर थे, बहुत से लीडर्स को इनकी ये बात रास नहीं आई। तो फाइनली इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। अब हम बात करेंगे वैकम सत्याग्रह। वैकम सत्याग्रह जो है दोस्तों, ये पेरियार नहीं चलाया था। अच्छा, सत्याग्रह का मतलब होता है सिंपल में सत्य के लिए अडिग रहना। ये कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। बिना हिंसा के, यानी सच और शांति के जरिए किसी भी इनजस्टिस का विरोध करना, इसको हम लोग सत्याग्रह बोलते हैं। तो वैकम सत्याग्रह की अब बात करते हैं। वैकम जो है एक शहर है केरला में। उस समय कास्ट सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा था। उस समय जो लोग छोटे कास्ट से होते थे उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म होता था। यह सत्याग्रह क्यों चला, मैं इस पे बात करता हूँ। देखिए, पहली बात तो यह थी कि मंदिरों में छोटे कास्ट के जो लोग होते थे उनकी एंट्री नहीं थी। इनके अलावा जो रास्ता मंदिर के आसपास होता था, जो रास्ता मंदिर में जाता था, तो उस रास्ते में चलने की भी अनुमति नहीं थी छोटे कास्ट के लोगों को। तो ये बात पेरियार से नहीं सहा गया। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया
जिसका नाम पड़ा वैकम मूवमेंट, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था वैकम शहर से। और ये फिर केरला के कैपिटल तिरुवनंतपुरम तक चला। सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 30 मार्च 1924 और ये चला था नवंबर 1925 तक। इस सत्याग्रह का मकसद था जो छोटे जाति के लोग हैं उनको उन रास्तों में चलने की अनुमति दिलाना जो रास्ते मंदिर की ओर जाती है, क्योंकि कास्ट सिस्टम चरम सीमा पे था उस समय और उन रास्तों पे छोटी जाति के लोगों को चलने की अनुमति तक नहीं थी। अप्रैल 1924 में गांधी जी के कहने पर इस सत्याग्रह को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। गांधी जी चाहते थे वो बड़े बड़े जो कास्ट के लीडर हैं उनसे बात किया जाए, वो भी इस सत्याग्रह में शामिल हो और इसका सपोर्ट करे, क्योंकि गांधी जी खुद मानते थे हर इंसान बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन फाइनली गांधी जी इसमें फेल हो गए। उच्च जाति के जो लोग थे उन्होंने इनका समर्थन नहीं दिया। तो फिर से यह सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। तो वैकम शहर से यह सत्याग्रह स्टार्ट हुआ और चलते बना तिरुवनंतपुरम की ओर, यानी केरला की राजधानी की ओर। 500 लोगों से स्टार्ट हुआ था यह सत्याग्रह और तिरुवनंतपुरम पहुंचने तक 5000 लोग इनमें शामिल हो गए। फिर लोगों ने उन्हें एक टाइटल से नवाजा, वैकम वीरन। वीरन वीर शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है बहादुर इंसान। इनका जो ये लड़ाई था छोटी जाति को इंसाफ दिलाना, ये बरकरार रहा, है ना, ये हमेशा ये जारी रखे। इसके बाद इन्होंने फिर एक मूवमेंट स्टार्ट किया जो था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इस मूवमेंट का जो मेन थीम था वो था अनटचेबिलिटी हटाओ, कास्ट सिस्टम जो है इनको हटाओ, रिलीजन बेस्ड जो कास्ट सिस्टम है इनको हटाओ, समाज में जो इतना अंधविश्वास है इनको हटाओ, चाइल्ड मैरिज जो हो रहा है इनको हटाओ। क्योंकि पेरियार बिलीव करते थे इक्वल राइट्स फॉर ह्यूमन, हर एक इंसान के पास बराबर का अधिकार होना चाहिए। इस चीज पे पेरियार विश्वास करते थे। एक घटना और सामने आती है सन 1937 का। उस समय तमिलनाडु के जो प्रीमियर थे, अच्छा प्रीमियर जैसे अभी चीफ मिनिस्टर होता है तो उसी तरह ब्रिटिश एरा में प्रीमियर हुआ करता था। मद्रास रेजिडेंसी के जो प्रीमियर थे सी राजगोपालचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालचार्य, इन्होंने हिंदी एज अ कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया स्कूल वगैरह में। तो इनका काफ़ी विरोध किए पेरियार ने। पेरियार फिर एक आंदोलन चलाए, एंटी हिंदी मूवमेंट, क्योंकि इनका मानना था कि यहाँ पे जो बहुमत है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोग तमिल बोलते हैं, तो हम लोगों को हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने एंटी हिंदी प्रोटेस्ट भी किए। 1938 में इन्होंने फिर एक पार्टी बनाई, जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी जो थी ये इसी समय बना था जब एंटी हिंदी प्रोटेस्ट चल रहा था। इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, इसमें पेरियार साहब को भी अरेस्ट करके जेल में डाला गया। तो इस तरह से पेरियार तमिल के लोगों के लिए बहुत अहम रोल अदा किया। अब बात आती है इनके पार्टी की। अभी जो आप देखते होंगे तमिलनाडु में मुख्यतः दो पार्टी बहुत दिनों से चल रहा है, एक डीएमके, एक एआईएडीएमके। तो ये दोनों पार्टी यहीं से निकला है। पेरियार का ही पार्टी जो था जस्टिस पार्टी, तो जस्टिस पार्टी से ये निकला है। तो अभी एक पार्टी और आया है विजय थलापति का, है ना, जो है टीवीके। 1944 में पेरियार जो जस्टिस पार्टी के लीडर थे, है ना, पेरियार ने ही इसकी स्थापना की थी, ये मेन लीडर थे। तो इन्होंने जस्टिस पार्टी का नाम बदल करके रख दिया द्राविड़ काजगम। तो पेरियार ने बोला आज से यह पार्टी का नाम होगा द्राविड़ काजगम। अच्छा, ये द्राविड़ वर्ड जो है इसका मतलब होता है जो द्रवियन लैंग्वेज बोलता हो। अच्छा, द्रवियन लैंग्वेज क्या है? इसमें जैसे जो लोग तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं और